अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन। यानी ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है टू एंड फ्रो मोशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन जो होगी या क्या बैक एंड फोर्थ मोशन जो होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन। यानी किसी जिस्म का अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे जो मोशन होगी उसे किसका नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का। अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की या सिंपल पेंडुलम की, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी गोली है, एक बोब है जो स्ट्रिंग के साथ लगी है। इसको अगर हम यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाएं और फिर इसको छोड़ें तो ये दोबारा क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन की तरफ वापस आएगी और यहाँ पर रुकेगी नहीं, वापस क्या आ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। इस तरह ये वो अपनी मीन पोजीशन या वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन को दोहराएगी। इस तरह की मोशन को किसका नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का। तो ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और इस वाइब्रेटरी मोशन को पीरियाडिक मोशन का नाम दिया जाता है। यानी पीरियाडिक मोशन क्या होती है, पीरियाडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को पीरियाडिक मोशन भी कहते हैं। तो पीरियाडिक मोशन क्या होती है, पीरियाडिक मोशन मीन कि अगर कोई बॉडी वक़्त के मखसूस हिस्सों में वक़्त के पर्टिकुलर इंटरवल में अपनी मोशन को दोहराएगा तो वो किस में होगा, पीरियाडिक मोशन में। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हेन अ बॉडी रिपीट its motion, body repeat motion after certain interval of time इज़ कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। यानी अगर कोई बॉडी वक़्त के मखसूस हिस्सों में अपनी मोशन को दोहराएगी तो वो क्या कहलाएगी, पीरियाडिक मोशन। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल पीरियाडिक मोशन की, तो यहाँ पर देखें यही सिंपल पेंडुलम आप देखें तो यहाँ से इस बॉडी को छोड़ेंगे, ये एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाएगी, वहाँ से दोबारा कहाँ पर आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। तो ये वक़्त के ख़ास इंटरवल के अंदर अपनी मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इस तरह की मोशन को किसका नाम दिया जाता है, पीरियाडिक मोशन का। तो यहाँ पर हम एक और टर्म की बात करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन के साथ एक वर्ड यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन। यानी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। यानी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में वैसे टेक्निकली तो कोई डिफरेंस है नहीं है, एक मेनर सा डिफरेंस है कि अगर किसी जिस्म की फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या अभी यह देखें। फ्रीक्वेंसी यानी ये दो लोग खड़े हुए हैं, यानी फ़र्ज़ किया ये दो आदमी हैं, नंबर एक ये आदमी है और नंबर दो हमारे पास ये कोई आदमी आप कर लें, ये खड़े हुए हैं। ये आदमी 3 हमारे पास आलू बुखारे खाता है और ये आदमी 5 आलू बुखारे 1 सेकंड के अंदर खाता है। तो मीनिंग कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है,
लो। यानी वक़्त के 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन होंगी, जितनी कोई चीज़ काम परफॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखें, अगर किसी जिस्म की फ्रीक्वेंसी लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी, तो उसको किसका नाम देंगे, ओसिलेशन का। अगर किसी जिस्म की वाइब्रेशन यानी थरथराहट ज़्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसे किसका नाम देते हैं, वाइब्रेशन का। यानी ओसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, यानी ओसिलेशन लो फ्रीक्वेंसी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, और वाइब्रेशन अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो उसे किसका नाम देते हैं हम, वाइब्रेशन का। तो यहाँ पर देखें, एक और एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। यही सिंपल पेंडुलम अगर हम यहाँ पर बनाएं ये, और इसकी मोशन को चेक करें, तो ये थोड़ा सा स्लो मूव करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गिटार की, तो गिटार की जो मोशन होती है उसके पार्टिकल्स की क्या होती है, तेज़ होती है। इसके अंदर जो ये तार लगी होती है, तो इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन में होगी। और ये जो है ये हमारे पास किस में होगी, ओसिलेशन के अंदर होगी। यानी अब मेजर डिफरेंस में क्या था कि जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम ओसिलेशन का नाम देंगे, और जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसे किसका नाम देंगे, वाइब्रेशन का। तो ओसिलेटरी मोशन हमने पढ़ा क्या होती है, यानी टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन को ओसिलेटरी मोशन, या इसे दूसरा वाइब्रेटरी मोशन का नाम भी देते हैं, या इसे पीरियोडिक फंक्शन का नाम भी हम देते हैं। यानी ख़ास वक़्त के वक्फों के बाद जो मोशन दोहराई जाएगी उसे पीरियोडिक मोशन का नाम दिया जाता है। दूसरी साइड पे नॉन पीरियोडिक मोशन होती है, यानी जिसमें कोई बॉडी वक़्त के मखसूस हिस्सों में पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी मोशन को रिपीट नहीं करेगी, तो वो नॉन पीरियोडिक होगी। और इस तरह हमने बात की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में जितना फंक्शन परफॉर्म करेगी या जितनी चीज़ें खाने की कैपेसिटी रखेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक आदमी है, वो 3 आलू बुखारे खाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है एज़ कंपेयर टू एक आदमी 5 आलू बुखारे खाता है, तो उसकी निस्बत। तो इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एक आगे एक मखसूस टाइप है ओसिलेटरी मोशन की, कि ओसिलेटरी मोशन में हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंपल, एच फॉर हार्मोनिक और एम फॉर मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वेव है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बैक एंड फोर्थ हो सकती है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं है भाई, ये एक सिंपल सी हमारे पास मोशन है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो हमारे पास होती है नेट फोर्स। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement and always directed toward mean position is called SHM। यानी जिसमें नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं,
एक्स के, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो यहाँ पर हम चंद इसके स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो केस है वो मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात करेंगे कि उसमें बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग या स्प्रिंग मैस सिस्टम, स्प्रिंग मैस सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास करें फर्स्ट, हम सपोज किया ये हमारे पास फर्स्ट स्प्रिंग था और इसके साथ कोई मैस एम अटैच था और ये मीन पोजीशन ओ पे मौजूद है, और इसके बाद इसी स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करने के बाद ये स्ट्रेच होकर कुछ एक्सपेंड हो जाता है, यानी उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन ए का नाम देते हैं और इसका मैस भी क्या है, वही है। और यहाँ से हम कोई थर्ड स्प्रिंग लेते हैं, यानी ये हमारे पास कंप्रेस होकर ये कोई एक नई पोजीशन गेन कर लेता है, तो यहाँ पर हम इसे एम और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को किसका नाम दे दिया, बी का। तो यहाँ पर देखें इस मैस को जब हमने यहाँ से स्ट्रेच किया, इस तरफ खींचा, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में। और अगर हम फोर्स की बात करें, इसके अंदर जो फोर्स स्टोर हुई उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये वाली, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन यानी ओ थी, और इसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन किस पे चला गया, ए पे, और इसको ए पोजीशन से छोड़ने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय ये कहाँ पर चला जाता है, हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। तो इसके अंदर फिर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होने की वजह से ये दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन पर आने पर ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं, दोबारा किसकी तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास फोर्स लगी है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट की। जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, फोर्स के, तो यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो F हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पर K क्या चीज़ है, तो K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे किसका नाम दिया जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो फोर्स होती है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है हमारे पास m a के। तो यहाँ पर अगर हम F की वैल्यू पुट करें तो F की जगह m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू क्या आ गया x। तो यहाँ पर k ओवर जो m है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को अगर हम ख़त्म करेंगे तो a ये मुसावात ख़त्म होकर डायरेक्टली में चेंज हो जाएगा, साथ माइनस और ये x। सेकंड डेफिनेशन जो यहाँ पर बुक पे लिखी हुई है वो कहते हैं द एक्स रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड बॉडी की एक्स रिलेशन या मुसावात थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है स्प्रिंग के साथ अटैच्ड मैस का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो वो हमारे पास होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G इस सारे का अंडर रूट। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके किसी भी जिस्म का हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं अगर वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो उसके बाद हमारे पास जो सिंपल सी बात है वो है
बॉल एंड बॉल सिस्टम, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बॉल एंड बॉल सिस्टम, जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ओसिलेटरी मोशन की एक टर्म है, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक सिंपल सी ये आपके पास बॉल एंड बॉल सिस्टम है, ये वाला। तो इसके अंदर कोई हमारे पास बॉल पड़ी हुई है जो कि इसकी मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन पर है, और इसकी जो मीन पोजीशन है इस पे इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, और इसका जो रिएक्शनल फोर्स है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ अमल कर रही है। यानी वेट W = mg, और जो रिएक्शनल फोर्स है वो इक्वल है दोनों, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0। तो जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट तय की करेगी, यानी हमने इसको यहाँ से पकड़ा और एक एक्सट्रीम पोजीशन यानी A पर लेकर गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी, अगर इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन A से छोड़ेंगे तो वहाँ पर ये नीचे की तरफ हरकत करते हुए किस तरफ आएगी, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि किसकी तरफ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ यहाँ पर हमारे पास चली जाएगी। तो दोबारा यहाँ पर ये थोड़ी देर सम इंस्टेंट के बाद रुकने के बाद ये दोबारा किसकी तरफ हरकत करेगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो यानी यहाँ पर बॉल अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसे हम किसका नाम देते हैं, बॉल एंड बॉल सिस्टम। यानी बॉडी को हमने मीन पोजीशन से कुछ फोर्स एक्ट की, इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन A पर गई, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई या कुछ फोर्स स्टोर हो गई, जिसकी वजह से ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ हरकत करेगी, और यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये रुकेगी नहीं, कहाँ पर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ अपनी मोशन को जारी रखेगी। यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद दोबारा वापस किस तरफ आएगी, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर दोबारा इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं, बल्कि कहाँ पर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन या वस्ती पोजीशन के आगे पीछे अपनी मोशन को दोहराएगी। तो ये कौन सी मोशन परफॉर्म करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आज हमारे पास 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने बात की ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, और उसके बाद वाइब्रेशन और ओसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की बॉल एंड बॉल सिस्टम है क्या है। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ या शराइत या कंडीशन है क्या है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर की समझ आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।